नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपका आपके चैनल प्लस माइनस पर स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का जो पेपर हुआ था 4/7 को, उसका हिंदी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, वह हंसता है वाक्य में प्रयुक्त हंसना डैश है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया नाम से पता चलता है कि भाई अकर्मक, बिना कर्म के। क्रिया क्या होती है कि भाई किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। और क्या कहते हैं कि भाई क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु से ही क्या बनता है, क्रियापद का निर्माण होता है। अब अकर्मक, बिना कर्म के क्रिया क्या होती, वह हंसता है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया। इसका आंसर क्या होगा, पहला। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया प्राय धातु के दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आना और वाना। आना और वाना क्रिया के मूल रूप में, क्रिया के धातु रूप में आना और वाना शब्दों का प्रयोग करने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। पूर्वकालिक क्रिया यानी उसमें 2 क्रिया, यानी एक पूर्व में हो चुकी हो और दूसरी चल रही हो। यानी जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि वह अभी सोकर उठा। उठा यानी अभी उठा है, और सोना क्या है, सोना भी क्रिया है और उठना भी क्रिया है। सोना और उठना क्रिया है, लेकिन पूर्वकालिक यानी सोकर उठा, सोने वाली क्रिया जो है वो क्या है, हो चुकी है, इसलिए यह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब अगला आपका आता है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ क्रिया। क्या है, कर्म के साथ। अकर्मक बिना कर्म के और सकर्मक कर्म के साथ। उसमें क्या है, गीता गीत गाती है, या कोई भी नाम ले सकते हैं, मोहन सोहन, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसमें क्या है, गाना क्रिया है और गीत क्या है, कर्म है। गीत क्या है, कर्म है, तो इसलिए यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। आनंदातिरेक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आनंदातिरेक यानी संधि का मतलब होता है मेल करना, और विच्छेद का अलग होता है, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, यानी जो संधि हुई है उसको अलग करना। आनंदातिरेक 2 शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है, और यह जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये क्या है, अनंदा, पहले तो ये गलत ही लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, अनंदा अतिरेक। अनंदा नहीं है, आपने ऊपर देखा है क्या है, आनंदा अतिरेक है, यह गलत है। अब दूसरा है आनंदा, आनंदा अतिरेक, आनंदा अतिरेक। अब यह भी क्या है, गलत है, क्योंकि अतिरेक आप ऊपर देख रहे होंगे कि क्या है, मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा है। आनंद दतिरेक, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आनंद और दतिरेक, दतिरेक नहीं अतिरेक है, आनंद प्लस अतिरेक। अब ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। कैसे, द और अ यानी दोनों में आनंद, द की आवाज आ रही है, और अतिरेक अ और अ मिलकर के, यानी ह्रस्व स्वर हैं दोनों, क्या है, ह्रस्व स्वर हैं, और दोनों तरफ ह्रस्व स्वर होने से क्या बन जाता है, इनका जो ऑप्शन बनता है वो क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। तो ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, आ मिलेगा, आ बन जाएगा, जिससे कि आनंद दा तिरेक क्या बन गया, आनंद का आनंदा तिरेक। समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रफुल्ल का विलोम शब्द कौन सा है। प्रफुल्ल मतलब होता है खुशी, हर्ष होना, खुश होना, आनंद होना। तो इसका तो विलोम शब्द पूछा है, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न, आनंदित। प्रसन्न भी इसका पर्यायवाची ही है, आनंदित भी है। मलान यानी दुख होना, मलान होना, परेशान होना। तो ये इसका क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा
हर्षित, हर्षित भी क्या होता है? खुश होना, प्रफुल्ल होना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है? कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है? अब विधानवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना दी जाती है। विधानवाचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है, वह क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। काश मैं जवान होता, इसमें क्या है? पहले से ही विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यह कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। यहाँ पर हमारा जो विधानवाचक वाक्य पूछा गया है यह फिट नहीं होता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, ये क्या है? जो और वैसा मतलब दिया हुआ है, तो यह क्या है? मिश्रित वाक्य है। मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था। अब ये बताया गया है कि उसकी श्रेष्ठता बताई गई है क्या? कि भी जो मुगल शासक थे, जितने भी मुगल शासक हुए हैं, कहाँ से? बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल शासक हुए हैं, वहाँ उनमें सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया है? अकबर को बताया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है? विधानवाचक वाक्य है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, इससे पहले ही पता चल रहा है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य नहीं है। तो इसमें कौन सा है? तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? थैली का मुंह खोलने का अर्थ क्या होगा? थैली का मुंह खोलना, थैली का मुंह खोलना का मतलब क्या होगा? सबसे पहला हमारा ऑप्शन है चुगली करना। चुगली करना मतलब कान भरना, चुगली करना। नमक अदा करना, नमक अदा करने का मतलब देखा गया कि भाई नमक हरामी नहीं करनी, नमक हलाली करनी। यानी अगर किसी का आपने नमक खाया है तो उसके प्रति हमेशा वफादार रहिए, अपने फर्ज को निभाइए। तो यह भी इसका अर्थ नहीं है। खुले दिल से व्यय करना, थैली का मुंह खोलना यानी अपने दिल को बढ़ा करके हर चीज़ को सही तरीके से देखना, खुले दिल से खर्च करना, व्यय करना। दाल में काला यानी कि कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना कि कुछ गड़बड़ है। तो इसका कौन सा होगा? थैली का मुंह खोलना, इसका अर्थ है खुले दिल से व्यय करना। इसका भी तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद डैश का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डैश का प्रयोग किया जाता है। अब इसका पहला है तारक विराम चिन्ह। यह पद या टिप्पणी होता है। इसको क्या कहते हैं? पद या टिप्पणी। पूर्ण विराम चिन्ह होता है। लाघव विराम चिन्ह क्या होता है? कि किसी भी शब्दों को छोटा करके लिखना क्या कहलाता है? लाघव विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे दिल्ली नगर निगम यानी दी न नी ऐसे लिखा जाता है, तो वह क्या कहलाता है? लाघव विराम चिन्ह के द्वारा वह लिखा जाता है। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? कि संबोधन सूचक के बाद भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो उसके बाद भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मोहन, मोहन के बाद हमने अल्प विराम चिन्ह लगाया, तुम इधर आओ। यह मैं एक वाक्य में प्रयोग करके आपको बताया है कि मोहन अल्प विराम चिन्ह थोड़ा रुके, उसके बाद क्या? कि तुम इधर आओ। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी क्या होता है? यानी शब्दों के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। वर्तनी, प्रत्येक शब्द को शुद्ध लेखावट क्या कहलाती है? वर्तनी। सागर अधिक गहरा है, यहाँ पर अधिक का प्रयोग नहीं होगा, सागर बहुत गहरा है। आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया। ये बिल्कुल सही है, हर एक चीज़ पर फिट बैठता है इसमें। जो भी वर्तनी शुद्ध, आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया। तीसरा है, हर्षा को अपने सौंदर्य पर गौरव है। गौरव नहीं, हर्षा को अपने सौंदर्य पर क्या है? गर्व है। मैंने उसकी बात पर परेशानी की, मुझे उसकी बात से परेशानी हुई।
तो ये सब क्या है? तीसरा। इसका उत्तर क्या होगा? आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यह है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर में क्या होगा? उत्तरोत्तर यानी उ और ये त के ऊपर त, रो और ये भी त के ऊपर र, उत्तरोत्तर। दूसरा है आत्मशुद्धि। इसका उत्तर क्या होगा? आत्मशुद्धि। बिल्कुल ठीक लिखा है, आत्मशुद्धि। इसका आंसर है 2। इसका आंसर क्या है? 2। अनुग्रहित। अनुग्रहित में क्या होगा? अनुग्रहित, ये र आया हुआ, ग के नीचे र, इसमें क्या होगा? री का प्रयोग होगा। क्या होगा? री। अनुग्रहित। और अधिकांश, अधिकांश, स स्लेट वाला नहीं, स 21 वाले स का प्रयोग होगा। ये वाला स आएगा, अधिकांश। ठीक है। आत्मशुद्धि बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध रूप है वर्तनी का। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना? पहला इसका ऑप्शन है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। मतलब जहां तक सूर्य की किरणें नहीं जा सकती है वहां पर कवि की कल्पना पहुंच जाती है। जान मारे बनिया पहचान मारे चोर। जान पूछकर बानिया जो है, बनिया जो है वो मारता है, और पहचान मारे चोर, जान पूछकर मारना यानी किसी भी दुकान से आप सामान लेने जाते हैं तो वह अपना, कितने भी बढ़िया से बढ़िया पहचानने वाला क्यों ना हो, वह अपना प्रॉफिट उस वस्तु में जोड़ता ही है। कभी भी वह बढ़िया जो है वो अपने लाए गए मूल्य पर आपको सामान नहीं देगा। पहचान मारे चोर यानी पहचान कर ही चोर मारता है। जड़ काटते जाना और पानी देते रहना यानी ऊपर से प्रेम दिखाना और अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाना, यानी सामने से तो बहुत अच्छा रहना और पीछे से उसकी बुराइयां करना, उसको नुकसान पहुंचाना। तो इसका उत्तर क्या होगा? जड़ काटते जाना और पानी देते रहना। इसका उत्तर है 3। जीभ जली और स्वाद भी कुछ न आया। जीभ जली और स्वाद भी कुछ न आया। क्या है? जीभ जली और स्वाद भी कुछ न आया। बदनामी भी हुई और लाभ भी नहीं मिला। बदनामी भी हुई और लाभ भी नहीं मिला। इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ब्याज और व्याज। ब्याज होता है सूद और व्याज होता है बहाना, यानी सूद और बहाना। इसका आंसर क्या है? पहला ही है, सूद और बहाना। आंसर 1। सागर और बहाना। सागर होता है समुद्र, बहाना तो कोई भी बहाना बनाना। सहोदर, सगा भाई, पंखा, बिजली का पंखा या हाथ का पंखा। सूद, ब्याज, नृत्य, नाचना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया गया है? ला उपसर्ग का। उपसर्ग मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि उपसर्ग होते क्या हैं। क्या होते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ यानी आगे लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ला जवाब, जवाब नहीं है, ये जवाब होगा, गलत छपा हुआ है। ला जवाब, जवाब। तो ला जवाब, जवाब यानी कोई भी जवाब देना, उत्तर देना, क्या है? जवाब का मतलब अर्थ है। और ला जवाब बेमिसाल क्या होता है? यानी अलग, बहुत अच्छा, लाजवाब है। ललित, ललित तो अब हमसे तो पूछा गया है ना कि ला उपसर्ग वाला शब्द बताना है, तो ललित में तो ला है ही नहीं।
लाल रंग, लाल रंग में अगर हम ला उपसर्ग अलग करते हैं और लरंग अलग रहता है तो लरंग का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। रसगुल्ला, इसमें प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें कि भाई ला स्टार्टिंग में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? लाजवाब। क्या है? पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कृत्य, गाना, बहाव और भूख। कृत्य भी पुल्लिंग है, गाना भी पुल्लिंग है, बहाव भी पुल्लिंग है, और भूख शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऊपर से नीचे लाना, ऊपर से नीचे लाना। पहला ऑप्शन है इसका रोहन। रोहन का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अवरोहन, अवरोहन का मतलब है ऊपर से नीचे लाना, तो इसका क्या होगा? दूसरा। इसका क्या होगा? दूसरा। औरस, औरस यानी ब्याहता पत्नी या ब्याहता औरत से पुत्र प्राप्ति का मतलब होगा औरस। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ले जाना। ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होगा? ऊपर की ओर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिष्कार बोधक अव्यय है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिष्कार बोधक अव्यय है? वैसे तो ये सारे ही विस्म आदि बोधक अव्यय हैं। अव्यय कितने होते हैं? अव्यय होते क्या हैं कि जिसके लिए ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अच्छा जो है वो त्रिष्कार बोधक नहीं है। हा हा हंसना भी त्रिष्कार बोधक नहीं है। धिक्कार यानी धिक शब्द जो है वो क्या है? त्रिष्कार बोधक है। और वाह यानी किसी की तारीफ में वाह शब्द कहना भी त्रिष्कार बोधक नहीं है। तो ये क्या होगा? तीसरा, धिक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है? गुरु को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है। करण कारक, करण कारक क्या होगा? जैसे कारक आपको पता है कर्ण से, तो से हमारे पास कोई भी कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं है। जो हमारे पास वाक्य है उसमें से कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए कर्ण कारक नहीं है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या चिन्ह होता है? में और पर, में और पर भी हमारे वाक्य में नहीं है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक यानी को और के लिए, यानी को दिया गया है नि गुरु को नमस्कार करना। को का मतलब किसी को, जिसके लिए किसी कोई कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। किसी के लिए भी किया गया कार्य क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है? अपादान का कारक चिन्ह होता है से, यानी से अलग। तो गुरु को नमस्कार है, उसमें हमारे पास वाक्य में से है ही नहीं, इसलिए अपादान कारक भी नहीं होगा। आशा है आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।